नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के लिए हम देख रहे थे दोस्तों। सबसे पहले जो हमने देखा वो देखा इतिहास विषय। और मित्रों, इतिहास विषय की अगर आपने अभी तक क्लासें अटेंड नहीं की है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट इतिहास के नाम से। वहाँ पर जाकर 24 क्लासों के अंदर संपूर्ण आपको जो पेपर फेस्ट के अंदर इतिहास विषय है वो करवाया गया है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं राजनीतिक विज्ञान। राजनीति विज्ञान की ये क्लास नंबर 1 रहेगी, जिसमें हम देखेंगे भारत में संवैधानिक विकास। भारत के अंदर संवैधानिक विकास क्रम से हम चलेंगे और जो भी हमारी राजनीति विज्ञान से जो पेपर फेस्ट के अंदर टॉपिक लिए गए हैं वो कंप्लीट टॉपिक इसी प्रकार से आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। बस आप प्रतिदिन की जो क्लास रहती है उसको अटेंड करें और अपने नोट्स है वो बनाते जाएं। इसके साथ अगर आप पीडीएफ है उनके थ्रू अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करके स्टोर में जाकर नाम मात्र के चार्ज के साथ आप है जो सभी पीडीएफ, जैसे हमारा इतिहास विषय हो चुका है तो इतिहास के आपको वहाँ पर सभी की सभी पीडीएफ है वो मिल जाएगी दोस्तों। और जैसे ही क्लास होती है पीडीएफ आपको ऐप के थ्रू उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो चलते हैं। एक बार सभी मित्रों से मेरा अनुरोध रहेगा कि जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं भारत में संवैधानिक विकास की ओर। बात कर लेते हैं सबसे पहले कि संवैधानिक विकास का अर्थ क्या है। अगर मित्रों आवाज़ थोड़ी सी धीमी रहेगी क्योंकि कंठों के अंदर कुछ दिक्कत आ रही है उस वजह से, तो आराम से सुनना। संवैधानिक विकास का अर्थ क्या है आराम से समझे, एक एक चीज है उसको हम समझते जाएंगे दोस्तों। भारत में कंपनी और अंग्रेजों ने अपने शासन संचालन के लिए जो नियम और कानून बनाए उनका लिखित संग्रह संवैधानिक विकास कहलाता है। भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों ने क्या किया था, अपने शासन चलाने के लिए बहुत सारे नियम और कानून बनाए थे। वो सभी क्या था, उनका जो लिखित संग्रह था उन्हीं को कहा जाता है संवैधानिक विकास दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटिश क्राउन की अनुमति से भारत में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई है, 1600 ईस्वी के अंदर आई है। और ब्रिटिश क्राउन की अनुमति से 31 दिसंबर यानी 1600 की अंतिम दिन, 31 दिसंबर अंतिम दिन होता है साल का, उस दिन स्थापना की गई। और इसने सूरत से 1608 से कार्य प्रारंभ किया था। भारत में तो ये आ गई थी दोस्तों 1600 के अंदर, और सूरत में इसने जो कार्य प्रारंभ किया है वो किया था 1608 ईस्वी के अंदर। कंपनी ने व्यापारिक लाभ कमाते हुए भारत में राजनीतिक रूप से पांव जमा लिए, क्योंकि तत्कालिक व्यवस्था में राजाओं में आपसी फूट अधिक थी। कंपनी है वो व्यापारिक लाभ के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन धीरे धीरे जो व्यापारिक लाभ है अपने लाभ को कमाते कमाते वो किस ओर चली गई, राजनीतिक दृष्टि से चली गई। और राजनीतिक दृष्टि से यहाँ पर उसने अपने पैर अपने पसार लिए दोस्तों। कारण ये रहा क्योंकि उस समय यहाँ पर रियासती काल था, राजाओं का शासन था, तो राजाओं में आपसी क्या थी, फूट थी। और इसका फायदा कंपनी ने उठाया और यहाँ पर अपनी राजनीतिक जो जमीन है उसको मजबूत बना लिया दोस्तों। आगे देखते हैं मित्रों, आगे चलते हैं। भारत में कंपनी ने व्यापार के साथ साथ शासन कार्य भी प्रारंभ कर दिया। भारत के अंदर है जो कंपनी क्या कर रही थी, व्यापार कर रही थी, लेकिन व्यापार के साथ उसने क्या कर दिया, शासन कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। और 1764 बक्सर के युद्ध, 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है उसके बाद भू राजस्व के अधिकार यानी रेवेन्यू और दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। बक्सर का युद्ध जीता अंग्रेज ने, जीतने के बाद जो भू राजस्व है, रेवेन्यू कर होता है, और दीवानी अधिकार है वो भी ब्रिटिश कंपनी ने और अंग्रेजों ने क्या कर लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं। यह सूचना ब्रिटिश क्राउन को समय समय पर प्राप्त होती रही और कुछ स्थितियों में कंपनी में भी व्यापारिक हितों के लिए आपसी फूट बढ़ गई और कंपनी का घाटा अधिक बढ़ा दिया गया। यह सब कुछ ऐसा हुआ, इसकी सूचनाएं हैं जो ब्रिटिश क्राउन था उसको समय समय पर मिलती रही। और कुछ स्थितियों में वो है कि व्यापारिक हित वहां पर सभी थे तो मानव जाति के ही ना, तो उनमें क्या हुआ, खुद के हितों में, खुद के हित को लेकर आपसी फूट उत्पन्न होने लगी। इस वजह से कंपनी का घाटा है उसको बढ़ा दिया गया दोस्तों।
ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर नियंत्रण लगाने के लिए प्रयास किए गए और सबसे पहला प्रयास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से माना गया है। यानी कि फिर क्या हुआ, ब्रिटिश संसद है, जब कंपनी में फूट पड़ने से कंपनी का घाटा होने लगा, तो ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश संसद ने क्या किया, कंपनी पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया और ऐसे में पहला एक्ट लेकर आए थे 1773 के अंदर, रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों मित्रों, यहां पर हम पढ़ेंगे, उनके बारे में बता दूं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। फिर चलेंगे हम अधिनियम की ओर, 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम और 1947 का अधिनियम। इन सभी से होते हुए हम भारत में संवैधानिक विकास पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले मित्रों जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उससे, उसमें क्या क्या प्रावधान थे उनके बारे में इस क्लास के अंदर हम अध्ययन करते हैं। प्रावधान नंबर 1 देखिए, कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित किया गया। तो सीधा क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार बनेगा, आपसे बन सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण कौन से एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसके द्वारा। दूसरा प्रावधान नंबर 2 देखिए, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या बना दिया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस पद पर वारिंग हेस्टिंग्स को लाया गया। यानी मित्रों जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसके द्वारा बंगाल के जो गवर्नर थे उनको क्या बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल, उनके पद में नाम परिवर्तन कर दिया गया है। अब मित्रों क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों इसकी सलाह और सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारिणी गठन किया गया, यानी 4 सदस्य ही की कार्यकारिणी है, वो भी जो गवर्नर जनरल है उसकी सलाह और सहायता के लिए गठित की गई। उसमें 4 सदस्य थे। अब ये 4 सदस्य कौन कौन से थे ये देख लीजिए मित्रों, क्लेवेरिंग, मानसन, वारवेल, फिलिप फ्रांसिस, ये 4 सदस्य थे और एक थे गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए ये कार्यकारिणी बनाई गई थी जिसमें उनको सलाह भी मिल सके, उसकी सहायता भी हो सके और इसमें कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। दोस्तों सभी निर्णय बहुमत से लिया जाना तय किया, इसलिए बहुमत सदस्यों के पक्ष में चला गया और गवर्नर जनरल का पद अपेक्षाकृत कमजोर बना रहा। यानी कि जो भी कोई फैसला लिया जाएगा, जो भी कोई निर्णय यहां से लिया जाएगा वो बहुमत के आधार पर होगा। तो गवर्नर जनरल और उसके साथ 4 सदस्य, तो सदस्य अधिक तो क्या हुआ, जो पक्ष है बहुमत का पक्ष है वो किस ओर चला गया, सदस्यों की ओर चला गया। इससे क्या हुआ, गवर्नर जनरल का जो पद है वो क्या हो गया, कमजोर हो गया। यह था प्रावधान नंबर 2। अब देखते हैं प्रावधान नंबर 3 की ओर। प्रावधान नंबर 3 है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान, यानी कलकत्ता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ओपन किया जाएगा, स्थापना उसकी की जाएगी और इसकी स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके द्वारा 1774 ईस्वी के अंदर खोला गया। ब्रिटिश संसद के द्वारा जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके द्वारा। यह है प्रावधान नंबर 3। प्रावधान नंबर 4, कंपनी के कार्यों को पहली बार राजनीतिक मान्यता दी गई ब्रिटिश संसद के द्वारा। जो कंपनी के कार्य थे उनको क्या दे दी गई, राजनीतिक मान्यता। ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी के कार्यों को राजनीतिक मान्यता दे दी गई। यह था प्रावधान नंबर 4। दोस्तों प्रावधान नंबर 5 था, इसमें मद्रास और बंबई गवर्नर जनरल के अधीन किए गए। मद्रास यानी चेन्नई और बंबई, यानी चेन्नई का पहले नाम मद्रास ही था, तो मद्रास और बंबई है ये किसके अंदर किए गए, गवर्नर जनरल। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, गवर्नर, उसके अधीन किए गए मद्रास और बंबई। अर्थात कानून निर्माण की अंतिम क्षमता बंगाल के गवर्नर जनरल को सौंप दी गई।
कानून निर्माण की अंतिम क्षमता, यानी कोई भी कानून है, कैसा भी कानून है, अगर वो समिति कानून बनाए, कार्यकारिणी कानून बनाए, उसकी संपूर्ण है, बंगाल में हो, चाहे मद्रास में हो, चाहे बंबई में हो, हर जगह कानून बनाएगा और उसका जो अंतिम निर्णय होगा, अंतिम क्षमता होगी, वो किसके पास होगी? गवर्नर जनरल के पास होगी दोस्तों। प्रावधान नंबर 6 देखिए, भारत में कंपनी के निजी व्यापार और रिश्वत लेने पर रोक लगा दी गई कि भारत के अंदर जो कंपनी है वो अपना निजी व्यापार नहीं कर सकती और ना ही किसी प्रकार की कोई रिश्वत ले सकती है। इन दोनों पर इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। यह था प्रावधान नंबर 6। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रावधान नंबर 7। प्रावधान नंबर 7, प्रति 20 वर्ष में या आवश्यक होने पर पहले भी ब्रिटिश संसद कंपनी के कार्यों की समीक्षा करेगी। यानी प्रत्येक 20 वर्ष, प्रति 20 वर्ष यानी हर 20 वर्ष के बाद या आवश्यकता होने पर उससे पहले भी जो ब्रिटिश संसद है वो कंपनी के जो कार्य है उनकी समीक्षा करेगी। यह था प्रावधान नंबर 7। अब मित्रों देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एंजिला इम्पे बनाए गए तथा 3 अन्य सहायक न्यायाधीश भी बनाए गए, क्योंकि इसमें प्रावधान नंबर 3 हमने देखा था कि कलकत्ता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जो 1774 में उसकी स्थापना हुई थी। उसमें 1 न्यायाधीश और 3 अन्य सहायक न्यायाधीश भी बनाए गए थे। याद रखना दोस्तों, यह था हमारा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट एक्ट है हमारा 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 ईस्वी का कौन सा है? पिट्स इंडिया एक्ट। इसका प्रावधान नंबर 1 देखिए मित्रों। अब ये जैसे एक्ट आएंगे, जो ये कानून हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में लेकर आए हैं, उसमें परिवर्तन करते जाएंगे, उसमें कुछ नया जोड़ते जाएंगे, तो ध्यान से देखते जाना है। प्रावधान नंबर 1, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में से 1 सदस्य कम कर दिया गया। हमने गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी बनाई थी उसमें 4 सदस्य बनाए थे, 4 सदस्य थे, तो उनमें से 1 को कम कर दिया गया। मतलब अब कितने बच्चे हैं वहां पर? 3 सदस्य बचे हैं, तथा सभी निर्णय लेने का अधिकार गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। पहले क्या था कि जो भी निर्णय होगा बहुमत के आधार पर होगा, तो सदस्यों के पक्ष में था बहुमत, क्योंकि 4 सदस्य थे। अब यहां पे 1 सदस्य को कम किया, 3 सदस्य रखे, और जो निर्णय लेने का जो अधिकार है वो किसको दे दिया है? गवर्नर जनरल को दे दिया है। मतलब फिर से गवर्नर जनरल का जो पद है वो क्या हो गया है? मजबूत हो गया है। यह था प्रावधान नंबर 1। प्रावधान नंबर 2 देखिए, व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। जो व्यापारिक कार्य हैं और जो राजनीतिक कार्य है, इनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया, और इनके लिए व्यापारिक मामलों के लिए नियंत्रण के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सीडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीडी याद रखना है। तो मतलब जो व्यापारिक मामले उन पर नियंत्रण के लिए तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, और राजनीतिक मामलों के प्रबंध के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीसी बनाया गया। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसमें व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग करके व्यापारिक कार्यों के नियंत्रण के लिए तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सीडी बनाया गया, और राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीसी बनाया गया दोस्तों। तो यहां से सीधा क्वेश्चन बन सकता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किस एक्ट में आया, या आप क्या आ सकता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीसी किस एक्ट में आया? सीडीबीसी ये किस में आए हैं? पिट्स इंडिया एक्ट में। आगे चलते हैं प्रावधान नंबर 3 की ओर। कंपनी के सभी कार्यों पर अंतिम रूप से ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित किया गया पूर्णतः। मतलब कंपनी के जो कार्य थे उन पर अंतिम रूप से, पूर्णतः रूप से ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित कर दिया गया। यह था प्रावधान नंबर हमारा 3। बात करते हैं प्रावधान नंबर 4 की। भारत में कंपनी के कार्यों को पहली बार ब्रिटिश कार्य कहा गया। जो भारत के अंदर जो कंपनी के कार्य थे उनको क्या कहा गया? ब्रिटिश कार्य कहा गया। पहले तो कंपनी के कार्यों के नाम से जाना जाता था, तो अब जब ये पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, तो उसके बाद जो भी कंपनी के कार्य थे उनको ब्रिटिश कार्य कहने लगे। यह था प्रावधान नंबर 4। और देखते हैं प्रावधान नंबर 5। गवर्नर जनरल सैन्य, राजस्व और देशी रियासतों के अधिकार सम्मिलित कर दिए गए। गवर्नर जनरल
सैन्य, राजस्व और देसी रियासतों के जो अधिकार है वो गवर्नर जनरल में क्या कर दिए गए, शामिल कर दिए गए। किसके द्वारा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। तो पहला था हमारा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा था हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों। इससे आगे चलते हैं तो हमारे सामने आता है 1793 का चार्टर एक्ट। देखिए मित्रों, इसमें क्या प्रावधान था, 1793 में आया है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो उससे 20 साल बाद ही आ रहा है, बीच में आ गया था, क्योंकि हमने प्रावधान नंबर 7 पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट में कि 20 वर्ष या आवश्यकता होने पर पहले भी संसद है जो कार्यों की क्या करेगी, समीक्षा। तो उस वजह से 1784 का क्या आ गया था, पिट्स इंडिया एक्ट आ गया था। ये देखिए, कंपनी का शासन ठीक था, यानी कि फिर से जब ब्रिटिश संसद ने यहां पर समीक्षा की तो उसको कंपनी का काम क्या लगा, ठीक लगा, इसलिए अवधि 20 वर्ष और बढ़ा दी, इसकी अवधि बढ़ा दी। बीसी व सीडी का वेतन भारतीय कोष से देना तय किया गया, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इनका जो वेतन है वो कहां से देना तय किया गया, भारतीय कोष से देना तय किया गया। किसके अंदर, 1793 के चार्टर एक्ट के अंदर दोस्तों। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों और आया हुआ क्वेश्चन भी है। यह था 1793 का चार्टर एक्ट। आगे चलते हैं, 1793 से 20 साल बाद आगे चलें तो आता है 1813 और 1813 का चार्टर एक्ट देखते हैं मित्रों। 1813 का चार्टर एक्ट में प्रावधान नंबर 1 क्या था, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ चाय व अफीम के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। मतलब कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, यानी जो भी व्यापार करेगी कंपनी करेगी, उस एकाधिकार को अब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। बाकी भी यहां पर है वो भी क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर चीन के साथ एक तो चाय और दूसरा अफीम, इनका जो व्यापार होता था उसको सिर्फ और सिर्फ कौन करेगी, कंपनी ही करेगी। यह था प्रावधान नंबर 1 में। प्रावधान नंबर 2 में क्या था, इस चार्टर एक्ट में बंबई, मद्रास और बंगाल के प्रेसिडेंसियों द्वारा पारित कानूनों को ब्रिटिश संसद की मंजूरी लेना अनिवार्य बना दिया गया। मतलब कि चार्टर एक्ट हमारा जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसके अंदर कि बंबई या मद्रास या बंगाल वहां के प्रेसिडेंसियों अगर कोई कानून पारित करते हैं तो उससे पहले उसको ब्रिटिश संसद की क्या लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी, मंजूरी लेनी होगी, अनिवार्य कर दिया दोस्तों इसको। यह था प्रावधान नंबर 2। प्रावधान नंबर 3 देखिए, भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई, क्योंकि जो अंग्रेज थे ईसाई थे तो उन्होंने क्या कर दी कि भारत के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। प्राचीन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि खर्च करना तय किया। जो प्राचीन शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए चार्टर एक्ट के अंदर यह कहा गया कि 1 लाख रुपए वार्षिक धनराशि है जो प्राचीन शिक्षा को बढ़ाने के लिए दी जाएगी। यह था 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें प्रावधान ये थे दोस्तों। 1813 से 20 साल बाद अगर हम आगे चले तो आता है 1833 और 1833 का चार्टर एक्ट। देखिए मित्रों, 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में हमारा पहला प्रावधान है, कंपनी का व्यापार से पूर्णतः एकाधिकार समाप्त। यानी जो हमने पहले देखा था 1813 का चार्टर एक्ट में कि जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया था, लेकिन चीन के साथ चाय और अफीम का व्यापार है उस पर एकाधिकार था कंपनी का। अब क्या किया 1833 में, उसको भी खत्म कर दिया। अब कंपनी का व्यापार से जो एकाधिकार था वो बिल्कुल समाप्त हो गया है। ये प्रावधान नंबर 1 था 1833 के चार्टर एक्ट में। प्रावधान नंबर 2 देखिए, गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। जो बंगाल का हमने पढ़ा था ना गवर्नर जनरल, उसको अब बना दिया गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग इस पद को धारण करने वाले पहले पदाधिकारी बने। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहली बार कौन बने, या प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने दोस्तों। यह था प्रावधान नंबर 2। प्रावधान नंबर 3, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा में तय किया गया।
अगर कोई भी स्कूल चलती है या शिक्षा दी जाती है तो वो किस में दी जाएगी, वो अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी। यह था प्रावधान नंबर 3। प्रावधान नंबर 4, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की कार्यकारिणी में एक विधि सदस्य लॉर्ड मेकाले को जोड़ा गया जिसे मत देने का अधिकार नहीं था। मित्रों, हमने पढ़ा था जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसमें हमारे जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे उस समय, उनकी सहायता के लिए कार्यकारिणी गठित थी, उसमें 4 सदस्य थे। लेकिन इनमें से जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया उसमें एक सदस्य को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और यहां पर देखिए मित्रों 3 सदस्य थे तो उनके अंदर एक सदस्य और जोड़ा गया, एक विधि सदस्य उसके अंदर जोड़ा गया। लेकिन ये जो विधि सदस्य था ना, ये क्या नहीं कर सकता था, मत वोट नहीं दे सकता था, अपना मत का प्रयोग अधिकार है वो उसको नहीं दिया गया। तो ये विधि सदस्य किसको जोड़ा गया है, लॉर्ड मेकाले को जोड़ा गया है। प्रावधान नंबर 5 देखिए, लॉर्ड मेकाले ने शिक्षा का अधोनिष्पंदन सिद्धांत दिया जिसका आशय है शिक्षा केवल उच्च व धनाढ्य लोगों को दी जाए, सभी को नहीं। जो ये विधि सदस्य बनाया गया था कार्यकारिणी के अंदर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो कार्यकारिणी थी उसके अंदर विधि सदस्य बनाया गया था लॉर्ड मेकाले को, और लॉर्ड मेकाले ने ही क्या कर दिया, एक सिद्धांत दे दिया जिसका नाम है शिक्षा का अधोनिष्पंदन सिद्धांत। इसका मतलब यह था कि जो शिक्षा है वो किसको दी जाएगी, या तो उच्च वर्ग के हैं या जो धनाढ्य लोग हैं उनको दी जाएगी, सभी को शिक्षा नहीं दी जाएगी। दोस्तों यह था प्रावधान नंबर 5। प्रावधान नंबर 6 देखिए, भारत में सती प्रथा और दास प्रथा को निषेधित किया गया, यानी कि सती प्रथा और दास प्रथा पर बिल्कुल रोक लगा दी गई। किसके द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो क्वेश्चन सीधा आ सकता है, अंग्रेजों ने सती प्रथा और दास प्रथा पर रोक लगाई, किस एक्ट के द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं प्रावधान नंबर 7। प्रावधान नंबर 7 देखिए, इस एक्ट के द्वारा खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सिविल सेवाओं की भर्ती करना तय किया जिसमें भारतीय लोगों को भी जोड़ा गया। तो सिविल सेवाएं अब क्या है, खुली प्रतियोगी परीक्षाओं से होगी। किसके द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, 1733 का जो चार्टर एक्ट है, 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके द्वारा, कि जो सिविल सेवाओं के लिए भर्तियां हैं वो खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा होगी और इसमें भारतीय लोग भी क्या कर सकेंगे, हिस्सा ले सकेंगे। यह था प्रावधान नंबर 7। प्रावधान नंबर 8 देखिए, भारत में कानून को लिखने के लिए संहिताकरणी एक आयोग बनाया गया मेकाले की अध्यक्षता में। भारत को अपना कानून बनाना है तो उस कानून को बनाने, उसको लिखने के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे मेकाले। दोस्तों कौन बनाए गए थे, मेकाले। उसके आयोग के लॉर्ड मेकाले जो क्या थे, विधि सदस्य, वो इसके अध्यक्ष बनाए गए। तो यहां से यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत में कानून या संहिताकरणी के लिए एक आयोग बनाया गया, कौन से एक्ट के द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। प्रावधान नंबर 9 देखिए, कंपनी अब शुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई और बजट संबंधी एकाधिकार गवर्नर जनरल इंडिया की कार्यकारिणी में निर्धारित कर दिए गए। तो कंपनी क्या है कि अब शुद्ध रूप से क्या बन गई थी, एक प्रशासनिक निकाय बन गई थी। किसी का इस पर अधिकार नहीं था, ये क्या थी, एक प्रशासनिक सेवा के रूप में थी, सभी अधिकारी थे इसके अंदर। और जो बजट संबंधी एकाधिकार था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो कार्यकारिणी है वो क्या करती थी, निर्धारित करती थी। यह था हमारे 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 में अगर हम 20 वर्ष जोड़ते हैं तो आते हैं हमारे 1853। तो चलते हैं 1853 के चार्टर एक्ट की ओर। देखिए मित्रों, 1853 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के माध्यम से भारत में कंपनी के कानूनों की समीक्षा अवधि 20 वर्ष से बढ़ाकर अनिश्चित कर दिया गया। यानी कि जब कंपनी ने 1813, 1833 और 1853 जब समीक्षा की तो कंपनी के जो कार्य थे उनसे जो ब्रिटिश संसद है वो संतुष्ट नजर आई। तो ब्रिटिश संसद ने 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसमें यह कर दिया कि अब जो कंपनी के कानून है उनकी समीक्षा है वो 20 वर्ष की बजाय
अनिश्चित कर दी। जब भी होगा मन किया जाएगा तब हम क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे। यह प्रावधान पहला रहा। दूसरा प्रावधान, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या घटाकर 24 से 18 कर दी, जो 1833 के एक्ट में 24 थी। यानी कि 1833 के एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो संख्या है वो 24 की गई थी, लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में इसको क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया। 6 सदस्यों को वापस निकाल दिया और अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य कितने हैं, 18 है दोस्तों। यह था प्रावधान नंबर 2। प्रावधान नंबर 3 देखिए, भारत में अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए मेकाले की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक आयोग बनाया गया, जो अपनी सिफारिश को लागू नहीं करा सका। क्या है कि अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी भारत में नियुक्त हो, इसके लिए 1853 के चार्टर एक्ट में एक बनाया गया था प्रशासनिक आयोग। अध्यक्ष बनाए गए थे कौन, मेकाले। लेकिन जो ये आयोग बनाया गया था ये अपनी सिफारिश को क्या नहीं करवा पाया, लागू नहीं करवा पाया। आगे देखिए, विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य बना दिया गया। लॉर्ड मेकाले बनाए गए थे, जिनको क्या बनाया गया था, विधि सदस्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था मित्रों, विधि सदस्य उनको बनाया गया था। और पहले क्या था कि उनको मत देने का अधिकार नहीं था, लॉर्ड मेकाले को मत देने का अधिकार नहीं था, लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा उनको मत देने का अधिकार भी दे दिया गया, यानी पूर्ण सदस्य उनको बना दिया गया कार्यकारिणी का। तो फिर से यहां पर आकर 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसके द्वारा जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उनके कार्यकारिणी में कितने सदस्य हो गए, वापस 4 सदस्य हो गए हैं दोस्तों। चलते हैं प्रावधान नंबर 5 की ओर। प्रावधान नंबर 5 है, लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध प्रथा सिद्धांत ने इस एक्ट के नियमों को भारत में लागू किया, जिसने आगे चलकर के 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की। गोद निषेध प्रथा सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था और उसी के साथ आया था यह 1853 का चार्टर एक्ट, जिससे जो गोद निषेध प्रथा है सिद्धांत है, गोद निषेध प्रथा सिद्धांत, उसी के द्वारा 1857 की क्रांति है उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई थी दोस्तों। यह था हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। इसके बाद दोस्तों जो 20 वर्ष का समय था उसको तो क्या कर दिया गया है, अनिश्चित कर दिया गया है। कभी भी है जो ब्रिटिश संसद है जो समीक्षा कर सकती है। तो 1853 के 5 साल बाद 1858 में आ गया है अधिनियम। क्या आ गया मित्रों, अधिनियम 1858 का अधिनियम। इसके अंदर प्रावधान नंबर 1 देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को वाइसराय में बदल दिया और इस पद पर लॉर्ड कैनिंग को बैठाया गया। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद था उसको 1858 के अधिनियम के द्वारा वाइसराय में बदल दिया गया है और वाइसराय पहले वाइसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग दोस्तों। यह था प्रावधान नंबर 1। प्रावधान नंबर 2 देखिए, बीसी व सीडी की समाप्ति। बीसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राजनीतिक मामलों पर जो प्रबंधन के लिए बोर्ड बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीसी, और सीडी जो हमारे जो व्यापारिक मामले थे उनके नियंत्रण के लिए बनाया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सीडी। इन दोनों को क्या कर दिया गया है, यहां पर समाप्त कर दिया गया है। तो 1858 के अधिनियम में बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, इन दोनों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यह था प्रावधान नंबर 2 दोस्तों। अब चलते हैं प्रावधान नंबर 3 की ओर। भारत सचिव या भारत मंत्री का पद बनाया गया, और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। भारत सचिव या भारत मंत्री का पद किस अधिनियम के द्वारा आया है, 1858 के अधिनियम के द्वारा, जिस पर पहले भारत सचिव लॉर्ड चार्ल्स वुड पदासित किए गए थे। यानी भारत सचिव या भारत मंत्री जो पद बनाया गया उस पर पहले पदासित कौन हुए हैं, लॉर्ड चार्ल्स वुड दोस्तों। और इनको सलाह व सहायता देने के लिए 15 सदस्य ही कार्यकारिणी बनाई गई, जिसमें 8 सदस्य तो ब्रिटिश क्राउन मनोनीत करेगा और 7 सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के पदाधिकारी होंगे। तो जो ये भारत सचिव या भारत मंत्री का पद बनाया गया था
उसमें जो सचिव, 12 सचिव कौन बने थे? लॉर्ड चार्ल्स वुड बने थे। अब इनकी सलाह या सहायता के लिए 15 सदस्यों का कार्यकारिणी बनाई गई। उसमें से 7 सदस्य तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे या मनोनीत किए जाएंगे, और 8 सदस्य है जो सिविल सेवाओं का एग्जाम, प्रशासनिक सेवाओं का जो एग्जाम है, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के एग्जाम है, उनके द्वारा, परीक्षाओं के द्वारा पास होके यहां पर पहुंचेंगे दोस्तों। यह था प्रावधान नंबर 3। लेकिन मित्रों यहां पे देखिए कुछ नोट लगाकर लिखा गया, उसको ध्यान से देख लें। 1935 के अधिनियम में 12 सचिव की कार्यकारिणी, भारत परिषद की समाप्ति का प्रावधान बनाया गया। यानी कि आगे जो आएगा हमारे 1935 का अधिनियम, उसमें 12 सचिव, भारत परिषद है, 12 सचिव की जो कार्यकारिणी है भारत, और भारत परिषद का जो पद है, इनको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है, और भारत परिषद का अंत कर दिया गया। लेकिन सचिव का पद बना रहा। भारत परिषद को तो हटा ही दिया, बंद ही कर दिया इस चीज को। भारत सचिव का पद बना रहा, इसकी कार्यकारिणी क्या कर दी? समाप्त कर दी। इस समय भारत सचिव थे लॉर्ड लिस्वेल तथा अंतिम भारत सचिव कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मित्रों। अंतिम भारत सचिव कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। और जब भारत सचिव की कार्यकारिणी है उसको समाप्त किया गया था, उस समय भारत सचिव कौन थे? लॉर्ड लिस्वेल थे दोस्तों। आगे देखिए प्रावधान नंबर 4। यह अधिनियम सभी अधिनियमों में श्रेष्ठ माना जाता है। जो हमारे आया है 1858 का अधिनियम, यह अधिनियम है जो सभी जो अधिनियम आए थे उनमें क्या माना जाता है? श्रेष्ठ माना जाता है। इस अधिनियम को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो जहां अगर हम पढ़े कि भारत का संवैधानिक विकास, तो भारत में संवैधानिक विकास में किस अधिनियम को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? 1858 के अधिनियम को कहा जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा भारतीय जनता ब्रिटिश क्राउन की प्रजा घोषित हो गई। पहले ब्रिटिश क्राउन की भारतीय जनता प्रजा नहीं थी, लेकिन 1858 के अधिनियम के बाद जो भारतीय जनता है वो क्या हो गई है? ब्रिटिश क्राउन की प्रजा घोषित हो गई है दोस्तों। यह था प्रावधान नंबर 4। प्रावधान नंबर 5। 3 बड़े विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। कौन सी? मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। 3 जगह 3 बड़े विश्वविद्यालय हैं, वो खोले जाएंगे, स्थापना इनकी की जाएगी मुंबई, कलकत्ता और मद्रास 1858 के अधिनियम के द्वारा। प्रावधान नंबर 6 क्या था? भारत में शासन और अर्थव्यवस्था के लिए वाइसराय भारत परिषद व भारत सचिव की सलाह से कार्य करते थे। भारत परिषद हमारे जो खत्म होगी वो 1935 के अधिनियम में होगी। अभी तो है ना भारत परिषद और भारत सचिव दोनों है। तो यहां पे क्या है कि भारत में शासन और अर्थव्यवस्था के लिए जो वाइसराय बनाए गए हैं वो क्या करेंगे मित्रों? 1858 के अधिनियम के द्वारा वाइसराय बनाए गए, वो भारत के परिषद और भारत के सचिव है उनकी सलाह से ही कार्य करेंगे। ये भी इसके अंदर क्या था? प्रावधान था दोस्तों। तो यह था 1858 का अधिनियम। आगे चलते हैं। 1858 के बाद आता है हमारे 1861 का अधिनियम दोस्तों। कौन सा नियम? 1861 का अधिनियम। देखिए मित्रों, भारत में विभागीय वितरण प्रणाली लागू की गई। पोर्टफोलियो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, अलग एग्जामों में भी अगर आप तैयारी करते हैं तो उनमें भी आता है ये क्वेश्चन। 1861 का जो अधिनियम है, इसमें जो विभागीय वितरण प्रणाली है उसको लागू किया गया था भारत के अंदर। पोर्टफोलियो सिस्टम भारत में कौन से अधिनियम से लागू किया गया है? 1861 के अधिनियम से लागू किया गया है। भारत में वाइसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। वाइसराय अब भारत में क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है, और यह दिया है 1861 के अधिनियम ने उसको। तो 1861 के अधिनियम के द्वारा यह दिया गया वाइसराय को कि आप अध्यादेश जारी कर सकते हो। भारत में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय तो कहां पर है? कलकत्ता में। अब 3 उच्च न्यायालयों की भी स्थापना हो गई है। कहां कहां पर? बंबई, कलकत्ता और मद्रास। बंबई, कलकत्ता बड़े शहर, वहीं पर सब कुछ होगा। तो 3 उच्च न्यायालय भी 1861 के अधिनियम के द्वारा आ गए हैं भारत के अंदर। आगे देखिए, गवर्नर जनरल या वाइसराय
भारतीय प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता था तथा नए प्रांतों की स्थापना करके उनमें गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता था। मतलब क्या है, भारत में उस समय प्रांत थे, तो जो गवर्नर जनरल यानी वाइसराय है वो क्या कर सकता है, जो प्रांत है उनकी सीमाओं को छेड़ सकता है। जैसे भी बोलते हैं ना, सीमा पर छेड़ाछेड़ी, तो सीमा को चेंज कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, बदल सकता है। और बदल कर नए, अगर कुछ प्रांत है उनको, उनकी सीमाओं को उठाकर वहां पर मिलाकर नया प्रांत भी बना सकता है, नया गवर्नर बना सकता है, नया लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर नियुक्त कर सकता है। यह भी प्रावधान आया 1861 के अधिनियम के द्वारा। आगे देखिए दोस्तों 1861 से और क्या आया है। इस अधिनियम से भारत में भारतीय प्रतिनिधियों को छोटे छोटे राजनीतिक क्षेत्रों में शासन प्रणाली के साथ जोड़ा गया। जो 1861 का अधिनियम है ना मित्रों, जो 1861 का अधिनियम है, इसके द्वारा जो भारत के प्रतिनिधि है उनको राजनीतिक क्षेत्रों में जोड़ा गया। उसको क्या क्या किया गया, उनको छोटे छोटे राजनीतिक क्षेत्रों में उनको शासन संभाला गया, शासन दिया गया। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि नगर पालिका क्षेत्र है, नगर परिषद क्षेत्र है, नगर निगम क्षेत्र है, तो इनका क्षेत्र है वो भारतीय प्रतिनिधियों को दिया गया। यह भी 1861 के अधिनियम के द्वारा। इसलिए इस अधिनियम को उदार निरंकुशता का नियम अधिनियम भी कहते हैं दोस्तों। यह था हमारे 1861 का अधिनियम। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का कौन सा, भारत परिषद नियम दोस्तों। देखिए मित्रों, इस अधिनियम पर भारतीय कांग्रेस का प्रभाव परिलक्षित हुआ। जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया है, एक मित्रों यहां से ध्यान रखना कितने वर्षों बाद आया है, 1861 से 1892, 31 वर्षों के बाद, बहुत लंबे समय के बाद ब्रिटिश संसद ने यहां पर कुछ परिवर्तन किया है। और जो आया है उस पे क्या मिल रहा है, यहां पे भारतीय कांग्रेस का प्रभाव मिल रहा है दोस्तों। इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत लास्ट या उससे पहले वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों ये। तो निर्वाचन जो प्रणाली है वो भारत में आ रही है 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। समझे मित्रों। आगे देखिए, भारतीय सदस्य आर्थिक नीति यानी बजट पर तथा किसी सार्वजनिक मुद्दे पर केंद्रीय विधायिका तथा प्रांतीय विधायकों में प्रश्न पूछ सकते थे, चर्चा में भाग ले सकते थे, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। जो भारतीय सदस्य हैं वो क्या कर सकते हैं, बजट है या कोई भी मुद्दा है, सार्वजनिक मुद्दा, उन पर वो विधायिका या प्रांतीय विधायिका में क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। वहां पर जो चर्चा हो रही है उसमें वो भाग ले सकते हैं, लेकिन पूरक प्रश्न वहां पर वो नहीं कर सकते थे। समझे मित्रों। ये आया था प्रावधान 1892 के भारत परिषद अधिनियम से। तो मित्रों आज लंबी क्लास हो रही है, तो आज की क्लास में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर मित्रों हमारे सबसे पहले जो नेक्स्ट क्लास कल रहेगी उसके अंदर हमारा रहेगा 1909 का अधिनियम, 1909 के बाद 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। ये 3 अधिनियम जो बड़े अधिनियम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है, उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इसी के साथ भारत में संवैधानिक विकास जो टॉपिक है वो 2 क्लासों में आपका कंप्लीट हो जाएगा। जिन मित्रों ने अभी तक इतिहास की क्लासें नहीं ली है, समय निकाले, बहुत समय है भी आपके पास, समय निकाल कर एक बार सभी मित्र क्लासें अटेंड करें और अपने नोट्स अपने पेन और अपनी कॉपी में लिखते रहें। और पीडीएफ आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएगी दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।